से मैं गुजरता हूँ, आंखें किसी से ना उठाए मैं डरता हूँ। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। रामगढ़ सेक्टर, पुंछ और सांबा में हिंदुस्तानी चौकियों को बनाया निशाना। किश्तवाड़ और जम्मू खित्ते में जारी है कर्फ्यू। सख्त सिक्योरिटी के बीच अमरनाथ यात्रा का दोबारा आगाज। फूड सिक्योरिटी पर मोदी ने वज़ीर आज़म को लिखा खत। वज़राए आला की मीटिंग बुलाने का मुतालबा। नाइजीरिया में एक मस्जिद पर हमला, 44 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी। और इंग्लैंड का एशिस पर कब्जा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथा टेस्ट मैच जीतकर सीरीज में 3-0 की सबकत। हिंद पाक सरहद पर कशीदगी के दरमियान पाकिस्तानी फौजियों के हाथों जंगबंदी की खिलाफवर्जी का सिलसिला लगातार जारी है। पाकिस्तानी फौजियों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ और सांबा जिलों और रामगढ़ सेक्टर में एलओसी पर हिंदुस्तानी फॉरवर्ड चौकियों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान को सरहद पर जारी कशीदगी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। पाकिस्तानी फौजियों ने एक मरतबा फिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए पूंछ और सांबा जिले में बैनुल-अक़वामी सरहद पर हिंदुस्तानी चौकियों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी फौजियों ने मुसलसल तीसरे दिन जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। शनिचर के रोज से लेकर अब तक 7 मरतबा पाकिस्तान के फौजियों ने इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी है। इससे कबल फौज और बीएसएफ के तर्जुमानों ने कहा कि पाकिस्तानी फौजियों ने कल निस्फ शब के बाद तकरीबन 1:50 पर पूंछ और दुर्गा बटालियन हलकों में एलओसी से मुत्तसिल हिंदुस्तानी फॉरवर्ड चौकियों पर मोर्टार, रॉकेट और छोटे हथियारों की मदद से भारी गोलाबारी की। उसके बाद शाम तकरीबन 7:30 बजे सांबा जिले में बैनुल-अक़वामी सरहद पर कोठाए बॉर्डर आउटपोस्ट पर छोटे हथियारों से गोलियां बरसाई गईं। पाकिस्तानी फौजियों ने पूंछ में एलओसी वाक़े दिगवार, मनकोटे और दुर्गा बटालियन हलकों में 11 चौकियों पर गोलाबारी की। सरहद पर तैनात हिंदुस्तानी जवानों ने फौरी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में पूंछ में दोनों जानिब से भारी गोलाबारी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफवर्जी पर माहिर दिफा आर.के. अरोड़ा का कहना है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नीयत पर कोई पानी फेरने के फिराक में है। माहिर दिफा ने पाकिस्तान की जानिब से इस सिमत में ठोस कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया है। मेरे ख्याल से जो नवाज शरीफ साहब की नीयत है उस पे कोई पानी फेरना चाहता है पाकिस्तान में, नहीं तो कोई वजह नहीं है। जब प्रपोजल पाकिस्तान से आई है और अभी वो इंतजार कर रहे हैं इंडिया का रिप्लाई और कंफर्मेशन कि प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी। क्या है कि पब्लिक ओपिनियन इंडिया में इतना खिलाफ हो गया है इन टॉक्स के बारे में कि बहुत जरूरी है पाकिस्तान को एक या दो ठोस कदम उठा के ये कन्वे करना कि हम सीरियस हैं और उसके लिए माहौल बनाने के लिए हम कदम उठाएंगे और उठा के दिखाएं। किश्तवाड़ में 9 अगस्त को गिरोही तसादुम के बाद लगाया गया कर्फ्यू आज 5वें रोज भी जारी है। चिनाब इलाके के किश्तवाड़, भदरवा, ठटरी और बानेहाल इलाके में फौज लगातार
फ्लैग मार्च कर रही है। कर्फ्यू के सबब जहां मामूलात जिंदगी ठप है, वहीं सरकारी दफातर में हाजिरी भी बेहद कम है। गुज़िश्ता रोज किश्तवाड़ में पुलिस और एहतजाजियों के बीच तशद्दुद के इक्का दुक्का वाक़यात फिर पेश आए थे। इंतजामिया हालात को काबू में बता रही है। जिले में मोबाइल और इंटरनेट खिदमात भी मुतासिर रही। उधर जम्मू के 7 अजला में आज भी कर्फ्यू जारी है। यहाँ फौज और पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। इन इलाकों से ताहम किसी नाखुशगवार वाक़े के पेश आने की कोई इत्तला नहीं है। उधर सांबा और उधमपुर में सुबह 6 बजे से 9 बजे के दरमियान कर्फ्यू में नरमी की गई थी। जम्मू में लोकल केबल नेटवर्क चैनल बंद कर दिए गए हैं और इंटरनेट खिदमात भी ब्लॉक कर दी गई हैं। गुज़िश्ता 4 रोज से कर्फ्यू के सबब रोकी गई अमरनाथ जी यात्रा का आज से दोबारा आगाज हो गया। सख्त सलामती बंदोबस्त के दरमियान 225 यात्रियों पर मुश्तमिल जत्था आज सुबह जम्मू के यात्री निवास से कश्मीर के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालुओं के साथ फौजी काफिले को भी भेजा गया है। वाज़ेह रहे कि किश्तवाड़ के हालात के पेश नज़र रियासत के बेशतर मुकामात पर कर्फ्यू नाफिज है, जिसके सबब एहतियाती तौर पर यात्रा को भी रोक दिया गया था। और इस बीच मरकजी वज़ीर सेहत और सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने ये उम्मीद जाहिर की है कि किश्तवाड़ में हालात बहुत जल्द मामूल पर आ जाएंगे। आज़ाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसके बाद स्थिति है बिल्कुल हालात कंट्रोल में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब हालात पूरे किश्तवाड़ में, पूरे ज़िले में और पूरे प्रोविंस में कंट्रोल में रहे। इसके पीछे कौन अपोजिशन कह रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं कि टारगेटेड सेलेक्ट किया आपने, टारगेट करने के लिए सेलेक्ट किया, सिलेक्टेड टारगेट ये चीज़ें बहुत गलत हैं। इस वक्त वो ऐसा ज़िला है कि जहाँ 50-50% दोनों समुदाय की पॉपुलेशन है। शायद ये उनको भी नहीं मालूम होगा, क्योंकि मेरा ज़िला है, न वहाँ कोई मेजॉरिटी है न वहाँ कोई माइनॉरिटी है। दोनों समुदाय के लोग जख्मी हुए हैं, दोनों समुदाय के लोग मारे गए हैं। तो इसमें कोई पर्टिकुलर टारगेट का सवाल नहीं है। मेरे ख्याल में जब इंक्वायरी होगी तो बीजेपी को शायद अफसोस होगा कि जो सोचते थे वो नहीं हुआ। किश्तवाड़ में जहां फिरक़ेवाराना फसादात को कुछ लोग मजीद हवा देकर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं ज़िले में मजहबी हम आहंगी की एक शानदार मिसाल एक डॉक्टर की शादी में देखी गई। पेशे आतिफ लोन की ये बेहद खास रिपोर्ट। किश्तवाड़ में जहां दो ग्रुपों के बीच तसादुम के बाद लोगों को आपस में लड़ाने की भरपूर कोशिश की जाती रही है, वहीं आज भी किश्तवाड़ में बेशतर मुकामात पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदा है। कस्बे के मुस्लिम अक्सरियत वाले शहीदी मोहल्ले के डॉक्टर आशीष शर्मा की शादी तसादुम शुरू होने के दूसरे रोज मुकर्रर थी। मेहंदी की रस्म होने के सबब शादी को टालना भी नामुमकिन था। जिले में कर्फ्यू और पाबंदियां होने के सबब नरेश के अहले खाना इस शादी को लेकर बेहद फिक्रमंद थे। ताहम ऐसे में इलाके के तमाम मुसलमान भाई नरेश के घर आए और शादी के तमाम तर इंतजामात किए और फिर डॉक्टर की बारात रवाना की। मुस्लिम बिरादरी के लोग बारात की पुंचल रवानगी तक वहीं रहे और इस तरह मुस्लिम बिरादरी की मदद और ताउन से आशीष शर्मा की शादी मुकर्ररा वक्त पर ही अंजाम पाई। ईटीवी के साथ बातचीत करते हुए आशीष, उनकी अहलिया और उनके दीगर अहले खाना ने कहा कि वो मुस्लिम बिरादरी के इस बर्ताव से बेहद खुश हैं और उनके बीच रहने पर काफी फख्र भी महसूस कर रहे हैं। आशीष के एक दोस्त डॉक्टर जहूर कश्मीर से उनकी शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। की बात तो ठीक लग रहा है, लेकिन जिस टाइम मेरी शादी थी यहाँ से जब बारात जाने वाली थी तो थोड़ी बहुत कम्युनल वायलेंस की वजह से थोड़ा सा हर्ट हुआ था। तो यहाँ के हमारे जो मुस्लिम सराउंडिंग में मुस्लिम ब्रदरहुड है हमारा, तो वो काफ़ी अच्छा रहा है हमारे साथ फ्रॉम बिगनिंग। तो आज तक कोई भी वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और उन्होंने ही हमें एस्कॉर्ट करके यहाँ से लेके नीचे ग्राउंड तक। हर बुराई के पीछे कोई न कोई बुरे अंसर होते हैं जिनका
उनका हर वक्त यही अपना मुफाद की रोटियां सेकने का मौका होता है, लेकिन हमें उन बुराइयों को नज़रअंदाज करके उस बुराई में से भी अच्छाई ढूंढनी चाहिए कि वो अच्छाई क्या है, उस अच्छाई को हमने बढ़ाना है, बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। तो हमने इस शादी में यही पाया कि अगर किसी ने कुछ बुरा किया किसी के साथ भी, मुसलमान भाइयों की ईद को डिस्टर्ब कर दिया, उनकी खुशी में उन्होंने उनकी खुशी को खुशी न रखा, ईद की नमाज भी अदा न कर सके। हमारे पास मेरे बेटे के कुछ फ्रेंड्स कश्मीर से आए थे ईद छोड़कर। हम शादी को पोस्टपोन नहीं कर सकते थे। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक जब बच्चे को मेहंदी लग जाती है तो शादी ज़रूर करनी पड़ती है। अगर हम उसको पोस्टपोन करते दूसरी शादी गिनी जाती, पहली शादी ना होती। तो इन हालात में हमारी टेंशन तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिस टेंशन को हमारे महल्लेदार भाइयों ने आकर ईज़ किया। उन्होंने कहा यार पहले हमारा खून बहेगा आपके पसीने के साथ, हाँ आपके खून के साथ हमारा खून नहीं बहेगा, आपके पसीने के साथ हमारा खून बहेगा। एक ही महल्ले में हम लोग रहते हैं, तो इनकी शादी थी तो दुनिया ने देखा कि बारात में जो थे वो मुसलमान भाई साहब गए और उनको आराम से, यहाँ मेरे अशरफ साहब हैं, हाँ उनके साथ गए, उनकी मदद की। तो ये कुछ लोग होते हैं जो ये फसाद वगैरह करना चाहते हैं, आम लोग जो हैं और ख़ासकर सियासी। किश्तवाड़ के शहीदी मोहल्ले के रहने वाले लोगों का कहना है कि ये जिला हमेशा से ही फिरक़ेवाराना हम आहंगी के लिए बेहद मशहूर रहा है। इनका कहना है कि कुछ शरपसंद अनासिर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि आशीष की शादी में जाहिर किए गए मजहबी भाईचारे से फिरका परस्त ताकतों को होश के नाखून जरूर लेने चाहिए। ईटीवी न्यूज़ किश्तवाड़। खबरें अभी और भी हैं, वक्त ब्रेक का। फाउंडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक खत लिखा है। मोदी ने अपने खत में फूड सिक्योरिटी कानून पर वज़ीर आला की एक मीटिंग बुलाने की तजवीज़ पेश की है। मोदी के मुताबिक ये एक ऐसा मामला है जिससे मरकजी हुकूमत के साथ रियासती हुकूमतों का भी वास्ता है। गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को लिखे खत में इल्जाम लगाया है कि गरीब खानदानों को ऑर्डिनेंस के जरिए ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार बना दिया गया, क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी के अहम बुनियादी मकासद को पूरा नहीं करता। नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त की तारीख वाले खत में इल्जाम लगाया है कि ऑर्डिनेंस के तहत गैर कारकर्द कानूनी जिम्मेदारियां मरकज और रियासती हुकूमतों को दी गई हैं और इस्तेफादा करने वालों की तादाद और अहलियत का पैमाना इनफरादी इख्तियार तय किए बगैर मुकर्रर कर दिया गया। मोदी ने लिखा है कि मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान इलाकाई तफरीक हो सकती है। मोदी के मुताबिक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने जनवरी 2013 में सिफारिश की थी कि हुकूमत को रियासती हुकूमतों से सलाह मशवरा करके अहलियत का पैमाना तय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस में खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वाले खानदानों का हक 35 किलोग्राम फी खानदान से घटाकर औसतन 5 अफराद के खानदान को 25 किलोग्राम करने की तजवीज है, जो फूड सिक्योरिटी कानून का असल मकसद नहीं हो सकता। मोदी ने लिखा है कि दूसरी जानिब प्लानिंग कमीशन ये दावा कर रहा है कि बीपीएल खानदानों की तादाद में कमी हुई है, लेकिन ऑर्डिनेंस के तहत आबादी के 2/3 लोगों को ग़िज़ाई ताउन देने की बात कही गई है, लिहाजा इस पर रियासतों से बातचीत होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। राज्य की खुसूसी अदालत में चारा घोटाले से मुतालिक मुकदमे की समाअत करने वाले जज को तब्दील करने के लिए आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। झारखंड की अदालत में चल रहे इस मुकदमे में लालू प्रसाद यादव भी मुलजिम हैं। चीफ जस्टिस पीके सदाशिवम की सरबराही वाली बेंच ने लालू प्रसाद यादव की अर्जदाश्त पर 9 जुलाई को सीबीआई की खुसूसी अदालत को इस मामले में फैसला सुनाने से रोक दिया था। लालू प्रसाद यादव ने अपनी अर्जी में खुसूसी अदालत के जज पीके सिंह पर इम्तियाज बरतने का इल्जाम लगाया था, क्योंकि वो नीतीश हुकूमत के वज़ीर तालीम पीके शाही के रिश्तेदार हैं।
सियासी जमातों को हक़ी जानकारी कानून यानी आरटीआई के दायरे से बाहर रखने के लिए हुकूमत ने पेशरफ्त की है। हुकूमत ने कल आरटीआई तरमीमी बिल को लोकसभा में पेश कर दिया है। काबीना ने पहले ही इस सिलसिले में तरमीमात को हरी झंडी दिखा दी है। अब इस बिल पर पार्लियामेंट में बहस होगी और बहस में 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। वाज़ेह है कि मरकजी इत्तलाती कमीशन ने कौमी सतह की 6 पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाने का हुक्म दिया था, जिसके खिलाफ तमाम सियासी जमातें एक ज़बान हो गई। आरटीआई से खुद को बचाने के लिए ही ये बिल लोकसभा में पेश किया गया है। लोकसभा में ये बिल दफ्तर वज़ीर आज़म में वज़ीर मुमलिकत नारायणसामी ने पेश किया। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा से रुकने पार्लियामेंट और मरकजी वजीर शहरी तरक्यात और पार्लिमानी उमूर कमलनाथ का शुमार कांग्रेस के कदावर लीडरों में होता है। कमलनाथ ने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी के साथ काम किया है और अब वो राहुल गांधी के शाना बशाना काम कर रहे हैं। वजीर रहते हुए भी अपने पार्लिमानी हल्के का पूरा ख्याल रखने वाले कमलनाथ का मानना है कि 2014 के आम चुनाव में यूपीए हुकूमत की वापसी यकीनी है। ताहम वजीर आज़म बनना है या नहीं, ये फैसला खुद राहुल गांधी को करना है। कमलनाथ ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत पोजीशन में है और रियासत में तब्दीली की लहर है। उन्होंने ये बातें ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनलों के हेड जगदीश चंद से मुलाकात के दौरान कही। 2014 का राहुल के नेतृत्व में आप जीतने जा रहे हैं और फिर क्या यूपीए 3 बनाएंगे? यूपीए 3 आवश्यक बनाएंगे और राहुल गांधी तय करेंगे कि वह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये तो उनके ऊपर है। पर हम सब की इच्छा तो ये है कि अपने देश की राजनीति में एक सोच का परिवर्तन लाएं। और फोकस आपने दिल्ली में सेंट्रल पॉलिटिक्स और सेंट्रल गवर्नेंस में रखा है, तो मध्य प्रदेश की चुनौती को, जहां कांग्रेस की हालत इतनी ख़राब है, आपने स्वीकार क्यों नहीं किया? क्या कभी राहुल या सोनिया गांधी ने आपसे बात नहीं की? आपकी दिलचस्पी नहीं बनी वहाँ जाने की? सबसे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत आगे आने वाले चुनाव के लिए खराब नहीं है। एक परिवर्तन की लहर है। हमारे मध्य प्रदेश के मतदाता, मध्य प्रदेश की जनता सीधी सादी है, सरल स्वभाव की है, पर मूर्ख नहीं है और ये पहचानती है। आज कलाकारी की राजनीति पहचानती है, आज भ्रष्टाचार पहचानती है और मैं मानता हूं कि कांग्रेस की हालत अच्छी है। जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरा दृष्टिकोण इसमें स्पष्ट है। मैं मैदान में हूं कि कांग्रेस जीते। मैं मैदान में किसी पद के लिए नहीं हूं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है इसलिए मैं मैदान में हूं। हम सब एक हैं। वज़ीर ख़ज़ाना पी चिदम्बरम ने कहा है कि रवा माली साल के दौरान माली खसारे में कमी दर्ज की गई है। चिदम्बरम के मुताबिक सरकार ने गुज़िश्ता बरस हुए इजाफी माली खसारे को न सिर्फ दूर कर दिया बल्कि मजमूई खसारे को कम करने में भी कामयाबी हासिल की। Please recall that in 2011-12 we had a current account deficit of $78.2 billion US. And when we financed it, we had to draw down reserves to an extent of US dollars 12.8 billion. But last year, although we had a larger current account deficit, it went up from $78.2 billion to $88.2 billion. We not only financed it fully and safely, we actually added US dollars 3.8 billion to the reserves. मरकजी हुकूमत की जानिब से तश्कील तेलंगाना के फैसले के बाद सीमा आंध्रा इलाकों में तशद्दुद का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की हिमायत में कल 2 रियासती वज़रा ने इस्तीफ़ा दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत के फैसले की मुखालिफत करते हुए सीमा आंध्रा के कांग्रेस लीडरों ने आज दिल्ली में धरना देने का फैसला किया है, जबकि दोनों इलाकों के सरकारी मुलाजमीन की तंजीम NGOs ने निस्फ शब से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर दी है। एक हफ्ते के दौरान पार्लियामेंट में कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाया है। किसी न किसी मामले पर पार्लियामेंट की कार्रवाई में खलल पड़ता ही रहा।
अब आइंदा से पार्लियामेंट की कार्रवाई को पुरअमन तरीके से चलाने और फूड सिक्योरिटी बिल समेत तमाम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल के लिए हुकूमत ने आज ऑल पार्टी मीटिंग तलब की है। इस बात की जानकारी पार्लिमानी उमूर के वजीर कमलनाथ ने दी, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के मुबैना ज़मीन घोटाले पर बहस के मामले पर उनका कहना था कि किसी भी मुद्दे पर बात पार्लिमानी ज़वाबित के तहत ही होगी। ये दुख की बात है कि पहला हफ्ता में कोई काम नहीं हो पाया। संसद सबके लिए है, सब सांसदों के लिए है, सब राजनीतिक दलों के लिए है। इसीलिए मैंने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें इन सब बातों पर चर्चा होगी और मुझे विश्वास है कि कल से दोनों सदन सही ढंग से चलेंगे। साथ साथ आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लोकसभा और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी राज्यसभा ने समय अलॉट किया है जो बिल्स आने हैं पार्लियामेंट में, उसके लिए समय तय किया है। तो मुझे विश्वास है कि उसके अनुसार आगे दोनों सदन की कार्रवाई चलेगी। बीजेपी को ये कहती है कि रॉबर्ट वाड्रा पर चर्चा के लिए क्यों नहीं तैयार की सरकार, इसी वजह से सदन नहीं चल पा रहा है, सरकार इसके जिम्मेदार है। हर सदन में रूल्स हैं, पार्लियामेंट के रूल्स हैं कि कौन सी बातों पर चर्चा होती है, कौन सी बातों पर चर्चा नहीं होती। इसमें केवल रूल ही नहीं है, इसमें परंपरा है, स्पीकर के रूलिंग्स हैं। उसके अनुसार जो मैंने कहा कि जिस बात पर भी, किसी बात पर जो रूल के मुताबिक होए, गवर्नमेंट तैयार है चर्चा करने पर रूल के अनुसार क्या है वो स्पीकर या चेयरमैन राज्यसभा तय करेंगे। खबरें अभी और भी हैं, वक्त ब्रेक का। Presenting Jaipur Greens, a gated community located just off the NH8 Jaipur-Ajmer Highway. For details, call 0141 511 5931. ब्रेक के बाद अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। ज़राए के मुताबिक अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के शुमाल मशरक़ी इलाके में एक मस्जिद पर मुश्तबा मिलिटेंटों ने हमला करके 44 अफराद को हलाक कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक यूं तो ये हमला इतवार के रोज़ ही किया गया, ताहम इसकी खबर पीर को मंजर-ए-आम पर आई। ज़राए के मुताबिक ये वाक़या नाइजीरिया की शुमाल मशरक़ी रियासत बोर्नो के कोंडगा इलाके में पेश आया। हमले के पीछे बोको हराम का हाथ होने का अंदेशा जताया जा रहा है। वाज़ेह है कि शिद्दत पसंद तंजीम बोको हराम पर नाइजीरिया में चर्च पर हमले समेत मुख्तलिफ हमलों में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। इराक के दारुल हुकूमत में कल एक कैफे में खुदकुश धमाका हुआ। इस धमाके में कम से कम 16 अफराद हलाक हो गए। खुदकुश हमले में 35 अफराद जख्मी भी हुए। यह हमला अल-कायदा के उस दावे के एक रोज़ बाद किया गया जिसमें कहा गया था कि बगदाद में मुख्तलिफ कैफे में धमाकों में उसका हाथ है। ज़राए के मुताबिक अल-कायदा ने शनिचर के रोज़ 70 अफराद की हलाकत का दावा भी किया था। शाम में फौज और बागियों के दरमियान लड़ाई बदस्तूर जारी है। एक NGO के मुताबिक शाम के दिलरोज में गुज़िश्ता 3 दिनों की लड़ाई के दौरान 60 फौजियों और हुकूमत मुखालफिन की हलाकतें हुई हैं। NGO का कहना है कि सनीचर से लेकर अब तक अलकायदा से वाबस्ता 33 जंगजू भी मारे गए हैं। इस बीच बशारुल असद फौज के बागी फौजी कमांडरों ने तशद्दुद-ज़दा इलाके का दौरा किया है। इस दौरे का मकसद बशारुल असद के खिलाफ बाकी फोर्सेस की हौसला अफजाई करना था। ईरानी सदर की मुजवज़ा काबीना को सख्त गिर अरकान पार्लियामेंट ने चैलेंज किया है। सख्त गिर धड़े का इल्ज़ाम है कि रूहानी अपनी काबीना में मगरिब नवाज अफराद को जगह दे रहे हैं, जबकि सदर हसन रूहानी ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुल्क को बैनुल-अक़वामी दबाव से बाहर निकालना उनका अव्वलीन मकसद है। पार्लियामेंट इजलास से खिताब करते हुए हसन रूहानी ने ईरान पर आयद बैनुल-अक़वामी पाबंदियों को मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई मुज़िक करार दिया और कहा कि ईरान के अवाम भी मुल्क को इक़्तिसादी बहरान से निजात दिलाने के हक में है। دیپلماسی تلاش خواهیم کرد تا در چارچوب خواست استقلال طلبانه مردم عزیزمان بر چالش موجود بین المللی فائق آییم و بتوانیم تداوم روند نامطلوب موجود را
متوقف کنیم. اما از طرف دیگر محدودیت‌های موجود منابع را به منزله فرصتی تلقی خواهیم کرد تا به بهره‌وری فعالیت‌ها بیفزاییم. اما سن متوسط این دولت 62 سال هستش و بیشتر دولت سالمندان هستش. ترکیب کلی کابینه از مجربین و متخصصین هست و وضعیت فعلی کشور هم اقتضای همین رو میکرد که مجربین و متخصصین بتوانند کار رو در دست بگیرن. अमेरिकी सालिसी के तहत फ़िलिस्तीन और इसराइल के दरमियान यरूशलेम में दूसरे दौर की बातचीत के शुरू होने से पहले इसराइली हुक्काम की जानिब से 26 फ़िलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के ऐलान के बाद फ़िलिस्तीन में खुशी का माहौल पाया जा रहा है। रिहा होने वाले कैदियों के रिश्तेदारों का कहना है कि ये एक अच्छा कदम है, लेकिन ये कदम बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था। इसराइल ने कल पहले मरहले में रिहा किए जाने वाले 26 फ़िलिस्तीनी कैदियों की फहरिस्त शाये की। इस दौरान इसराइल ने कल मगरबी किनारे और मशरक़ी यरूशलेम में अपने नए तामीराती मंसूबे का ऐलान करके दूसरे दौर की बातचीत के तईन फ़िलिस्तीनी हुकूमत के जज्बे में सर्दमहरी पैदा की। شعور طيب، بس كنت أتمنى لو كان أمي وأبوي عايشين يستقبلوا خالد بعد هالمدة هاي، لأنه رحمة أبويا قضى 20 سنة وهو يزور وهو ينتظر اللحظة اللي يشوف فيها خالد. أعتقد أنها خطوة مهمة، وهذا شيء مهم بالنسبة لنا، الإفراج عن أسرى الغالبية منهم محكومين بالمؤبد، غالبيتهم قضوا أكثر من 20 عاما داخل سجون الاحتلال، بعضهم 28 عام. أعتقد هذا إنجاز ومهم. मिस्र में सियासी बहरान गहराता जा रहा है। मिस्र की अबूरी हुकूमत ने मुर्सी हामी एहतजाज खत्म कराने के लिए अनकरीब फौजी ऑपरेशन शुरू किए जाने का ऐलान किया है। उधर इख्वानुल मुस्लिमीन ने भी मोहम्मद मुर्सी को बतौर सदर बहाल किए जाने तक एहतजाज जारी रखने का अज़्म जाहिर किया है। अबूरी इंतजामिया और मुर्सी हामियों के इस अड़ियल रुख से किसी भी वक्त मिस्र की सूरत हाल धमाका खेज हो सकती है। मिस्र में मोहम्मद मुर्सी के मुखालिफिन ने मुर्सी हामी एहतजाज खत्म कराने के अबूरी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। मुर्सी मुखालिफिन का कहना है कि जनरल अब्दुल फत्ताह अल सीसी एक दानिशमंद शख्सियत हैं और वो पुरअमन तौर पर सूरत हाल को काबू में करने के ख्वाह हैं। الراجل ده متعقل، والراجل ده مش عايز دم وعايز يخش الموضوع وينجح باقل خسائر، فبالتالي الراجل ده برضه اهله في جزء من الاخوان وجزء بتاع الراجل ده واحد من الشعب وبيحب الشعب وعنده كاريزمة حب. النهارده بيفكرنا بايام عبد الناصر. ومن الضروري فض الاعتصام، ومن الضروري هم نفسهم يستجيبوا للنداءات المصالحه خصوصا من شيخ الازهر ومن القوى الوطنيه والكنيسه المصريه। और अब खेल, इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथा टेस्ट मैच जीत लिया है। इसके साथ ही इंग्लैंड ने 5 मैचों की एशिया सीरीज में 3-0 की नाकाबिले शिकस्त सबकत हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलियाई टीम 299 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 2 विकेट पर 168 रन बनाकर अच्छी पोजीशन में थी, लेकिन चौथे दिन टीम की हालत खस्ता हो गई और पूरी ही टीम 224 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने 50 रन देकर ऑस्ट्रेलिया के 6 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। एशिया सीरीज का 5वां और आखिरी मैच 21 अगस्त से ओवल में खेला जाएगा। हिंदुस्तानी बैडमिंटन की नई स्टार पीवी सिंधु ने आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांसे का तमगा जीतकर 51 अंजाम दिया है। सिंधु के हैदराबाद पहुंचने पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। सिंधु मुल्क की पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जो आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में दाखिल हुई थी। बुलेटिन में इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।